हाय कमांडोज। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जेई एडवांस 2026 का जो पेपर है उसके एग्जैक्ट क्या रिसोर्सेज थे। मतलब ये जो क्वेश्चंस पिक किए गए हैं वो कहां से पिक किए गए हैं। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा जो 2027 या 2028 में जेई एडवांस जैसे एग्जाम में एक टॉप रैंक के लिए टारगेट कर रहा है। वैसे मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि जेई एडवांस का जो पेपर है ना, अगर आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि यहां पर आपको कोई एक ऐसा रिसोर्स मिल जाएगा कि जिस रिसोर्स को करके आप बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि देयर इज नो शॉर्टकट फॉर द सक्सेस इन जेई एडवांस। भाई आपको रगड़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रांग बनाना होगा, कैलकुलेशंस फास्ट करनी होंगी, जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस होते हैं उन पर आपको वर्क करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब क्वेश्चन पढ़ करके समझ में नहीं आए तो उन क्वेश्चंस पे थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा, तभी आप जेई जैसे एग्जाम में एक बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच सकते हैं। मैं आजकल देखता हूं कि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसा परफेक्ट रिसोर्स पता चल जाए जिस रिसोर्स को फॉलो करके बहुत अच्छी रैंक तक पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन क्या है, गलत है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा, उनके एग्जैक्ट वो रिसोर्सेज बताऊंगा कि कहां से, किस बुक में से कौन से क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके या एज इट इज ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब ये इजी है, मॉडरेट है या टफ है। मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा भाई, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखो टीचर का पॉइंट ऑफ व्यू एक अलग होता है और दूसरा क्या होता है कि जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो कई क्वेश्चन टफ इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कई क्वेश्चन इसलिए टफ बन जाते हैं कि उनकी कैलकुलेशंस बहुत गंदी होती है। जैसे अगर इस साल का पेपर देखें तो आप सभी ने देखा कि फिजिक्स के पेपर में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही रिव्यू था कि पेपर काफी टफ था। टफ किस पॉइंट ऑफ व्यू से था? क्या सोचा आपने इस बारे में, या सिर्फ बस आपने यूट्यूब पे वीडियोस देख लिए और उस बेसिस पर आप ये डिसाइड कर रहे हैं पेपर बहुत टफ था? टफ इसलिए था क्योंकि कई सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर कैलकुलेशंस काफी लेंथी थी, क्वेश्चंस का रिप्रेजेंटेशन बहुत शानदार था, लैंग्वेज को क्रैक कर पाना ही अपने आप में क्या था, डिफिकल्ट था। तो यहां पे जब मैं आपको रिसोर्सेज बताऊंगा तो ये आपको एक सही डायरेक्शन देगा, ये आपको एक माइंडसेट देगा कि हमें किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए सो दैट कि आगे अपकमिंग जो एग्जाम्स हैं उसमें हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। जैसे कि यहां पे पेपर नंबर 1 से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। पेपर नंबर 1 का ये पहला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने पहले भी कई बार किए हैं जिसमें हम वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का जो डायग्राम था, अब आप सोचिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन नजर आ जाए तो भाई देख करके एकदम से हवा टाइट हो जाएगी, लगेगा कि परफेक्टली एक वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे और उसे क्रैक करने की कोशिश करेंगे तब आपको जाके पता चलेगा कि यहां पे ये जो ओमेगा दिए हुए हैं ये कांस्टेंट है और ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन देखो, बिकॉज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन मैं इसे मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा। एज इट इज ऐसा क्वेश्चन तो किसी भी रिसोर्स में नहीं है, लेकिन सिमिलर इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे देखे हुए हैं। और मॉडरेट क्यों रख रहा हूं ना, इसके पीछे एक रीजन और है कि इसके जो ऑप्शंस है ना वो उन्होंने बहुत ही अच्छे से फ्रेमली डिजाइन किए हुए हैं। एक्चुअली में कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉम्बे भी टिक कर देते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि जब ये रोटेट करके आएगा तो वो जो रेडियस वेक्टर है, वो जो एंगल रोटेट करता है, तो लोगों को लगता है वो 2 पाई माइनस थीटा होगा, लेकिन एक्चुअली वो 2 पाई माइनस थीटा ना होकर के 2 पाई माइनस 2 थीटा होता है। इसलिए बॉम्बे कुछ लोगों ने टिक किया होगा आप में से। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो क्या होता है, कैलकाटा होता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द, मैं कहूंगा कि मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2026। मुझे सबसे बेहतरीन सवाल इस पूरे पेपर में यही लगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पर इंडक्टेंस फाइंड आउट करने होते हैं, उसके बाद हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी फाइंड आउट करना होता है, और फिर उसके बाद एल इफेक्टिव की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसका जो एग्जैक्ट रिसोर्स है दोस्तों, वो रिसोर्स है आपका आई इरोडो 4.128। इवन ये क्वेश्चन फिर भी आसान था क्योंकि इसमें हमें जो आंसर देना था वो L1 और L2 के टर्म्स में देना था। यहां पर तो क्या है कि वहां पे L1 और L2 की वैल्यूज को भी हमें कैलकुलेट करना पड़ा, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने इस क्वेश्चन को टफ कैटेगरी में रखा है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं आई रोडो का है। दोस्तों आई रोडो में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बस फर्क इतना है कि जब ये बॉडी रोल कर रही है ना
तो ये रोलिंग जो है वो यहां तो फिर भी फ्लैट सरफेस पे हो रही है, वहां पे ये जो रोलिंग है ना वो किस पे हो रही है, कि स्पेरिकल बॉल के ऊपर हो रही है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर देखा जाए तो दिस इज ऑल्सो द सेम क्वेश्चन ऑफ आई रोडो, मतलब 1.263 जो क्वेश्चन है आपका आई रोडो का, ये वही सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, लेकिन ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना हुआ है। कुछ लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आंसर ए होगा। लेट्स सी देखते हैं कि जेई क्या आंसर देता है, लेकिन इसका जो सही आंसर है लॉजिकली अगर हम सोचें, और जेई वालों से मुझे उम्मीद है कि वो फंडामेंटली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बॉम्बे टिक करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर 1, ठीक, डायरेक्ट पावर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है गाइज, ये कई सारे लोग बोलेंगे कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हुए हैं। हाँ, मैं एग्री करता हूं कि आपने इस पैटर्न के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने क्लास नोट्स में देखे होंगे, आपने अपने कोचिंग मटेरियल में भी देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को मॉडरेट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, देखो मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मुझे हर क्वेश्चन की एक छोटी छोटी बारीकियां पता है। तो मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन में पता है हर ऑप्शन में आपको भाई मेहनत करनी पड़ती है, और जो ऑप्शंस में जो डिफरेंस है ना वो बहुत माइनर डिफरेंस है, मतलब जहां थोड़ी सी नजर हटी भाई साहब दुर्घटना घट जाएगी। जैसे इसका ये वाला ऑप्शन है, इसमें ये ऑप्शन पता है क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पे 2 पाई लिखा हुआ है। अगर यहां पे ये 4 पाई लिखा होता ना तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब आप सोचिए कि 2 का फैक्टर तो आप ऐसे ही गायब कर देते हैं। एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आप बी वाला ऑप्शन देखेंगे ना, तो ये बी वाला ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पे nth ऑर्बिट वाला जो टर्म है ना वो आएगा डिनोमिनेटर में, जो कि यहां पे नहीं है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो फाइनल एक्सप्रेशंस हैं जो हमें मैनिपुलेशंस करने के बाद मिल रहे हैं वो हमारे करेक्ट आंसर के बहुत करीब आ रहे हैं। अब ये एक मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, और आप सभी को पता है कि जब आप सारे ऑप्शन टिक करेंगे सही, तभी आपको यहां पे मार्क्स मिलेंगे। तो एग्जामिनेशन प्रेशर इतना हाई होता है कि हर ऑप्शन को सॉल्व कर पाना और सही आंसर तक पहुंच पाना चैलेंजिंग होता है, इसलिए ये मॉडरेट कैटेगरी में, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मतलब आए से दैट कि आपको, अगर आपने जेई की तैयारी ईमानदारी से करी है तो ये क्वेश्चन है आपके क्लास नोट्स में, इस तरह के क्वेश्चंस भरे पड़े हैं, ठीक है। ये काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, काइनेमेटिक्स का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर आपने क्लास नोट्स में इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि भाई यहाँ पे एक पोल रखा हुआ है और यहाँ पे वी वेलोसिटी से फेंका और पोल को वो क्रॉस कर रहा है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का क्वेश्चन। फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये क्वेश्चन को क्रैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसका जो सी वाला ऑप्शन है ना उसकी कैलकुलेशन बहुत गंदी है। उसमें एक √3 का फैक्टर आ जाएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा, फिर ये आइडेंटिफाई करना वो r/2 से ज्यादा है या कम है, थोड़ा सा वक्त लगता है। मतलब ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, ये सी वाला ऑप्शन डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन जो था वो इजी कैटेगरी का था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है भाई। मेरा मानना यह है कि हर वो इंसान जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहा है ईमानदारी से, उसने इस तरह की साइक्लिक प्रोसेस के कम से कम 10 सवाल सॉल्व किए होंगे, और इस तरह के सवाल आपको हर जगह मिलेंगे। ये यहां पर जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये एससीवी लगाया हुआ है दोस्तों। एससीवी में ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपके मॉड्यूल में क्वेश्चंस होंगे। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, अगर आप जेन्युइनली उस टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लास नोट्स में होंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स का है भाई। इसको तो मैं क्या रेफर करूं, हर किताब, तुम किताब का नाम लो, तुम जेई एडवांस की कोई भी किताब उठा करके देख लो, आपको ऐसे क्वेश्चन साइक्लिक प्रोसेस के देखने को मिल ही जाएंगे। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। भाई साहब इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस में पूछे गए हैं, पता आपको, ड्यूरिंग द कोविड। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना जेई मेंस 2020 में आ चुका है। ये क्वेश्चन भी जेई मेंस का, ये आई थिंक 2021 या 22 में आ चुका है। मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बस फर्क इतना ही, ये सिंगल करेक्ट है और ये जो क्वेश्चन है ये मल्टीपल करेक्ट है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होना पड़ेगा। अब कई सारे स्टूडेंट अंडर प्रेशर ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं, क्योंकि इसका जो डी वाला ऑप्शन है ना, मुझे पक्का पता है तुमने यहाँ पे गड़बड़ की होगी, क्योंकि डी वाले ऑप्शन में अगर डिनोमिनेटर में यहाँ 5 आ जाता ना तो ये ऑप्शन सही हो जाता। जिन लोगों ने सॉल्व किया होगा वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है उससे डिवाइड करना पड़ता है। अब प्रेशर ही इतना हाई होता है कि ये 5 तो दिखाई देता ही नहीं है, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना भूल जाते हैं। तो मुझे पता है कि कई सारे स्टूडेंट यहाँ पे डी ऑप्शन टिक कर दिए होंगे, लेकिन पेशेंस के साथ सॉल्व करो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। मतलब मैं कह रहा हूं कि जेई मेंस में भी होंगे और आपके क्लास नोट्स में भी इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई गई होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस,
ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के मिलते जुलते आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी से आपने एज इट इज सेम क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। आपने ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व किया होगा कि जिसमें एक रॉड है और ऐसे स्प्रिंग से लगी हुई है और स्लाइटली डिस्प्लेस किया और फिर हम उस पर रीस्टोरिंग टॉर्क फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि इस क्वेश्चन की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी लेंथी है, क्योंकि आपको बॉइंट फोर्स का टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर वहां पे आपको क्या करना पड़ता है, चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन, मुझे एज इट इज ऐसा क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिला, लेकिन सिमिलर इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आपने किए हुए हैं। ये देखो, ये जो क्वेश्चन है इसी तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में भी आ चुका है, ठीक है। ये सीरीज कार्नोट इंजन एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन है। ये दोस्तों, ये जो आपको नीचे फोटो लगा है ना, ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहां पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशंस करते समय केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब 5-5 इंजन लगे हुए हैं, है ना। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है वो मैं मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ये क्वेश्चन हीट ट्रांसफर एचसीवी चैप्टर नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली क्लास में प्रैक्टिस कराए जाते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एससीवी में दिया हुआ है, बस फर्क इतना है कि यहां पर ये गैस फिल है, ठीक है, तो यहां पर एनसी डेल्टा टी लगाना पड़ेगा, और यहां पे था वाटर, तो वाटर में वो कैलोरीमेट्री वाला कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा एमएस डेल्टा टी। अदरवाइज आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखना, जैसे यहां पर भी उन्होंने वो टाइम पूछा था जब टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, हाफ हो जाए। देखो बेटा, और यहां पर भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना, दे आर आस्किंग यू द टाइम व्हेन द टेम्परेचर डिफरेंस इन द वेसल बिकम द हाफ। मतलब मैं ये कह सकता हूं ऑलमोस्ट एज इट इज सेम क्वेश्चन जो है ना वो एससीवी से क्या किया गया है, कॉपी किया गया। अब थोड़ा बहुत तो परिवर्तन करेंगे ना, है ना, पानी की जगह गैस भर दी गई है। और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मुझे लगता है कि आपने की होगी भाई, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, है ना। मॉडरेट कैटेगरी क्यों रखी है, क्योंकि जब आप इसकी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहां पे आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती हैं, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है, तो इट्स क्वाइट टाइम टेकिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जैसे मिलते जुलते आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं पहले, ठीक है। ये मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए रखा हुआ है दोस्तों क्योंकि यहां पर यह बात आसानी से हिट नहीं करती कि हम इसे एज अ मैग्नेटिक डाइपोल डील कर लेते हैं। और दूसरा, अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मान लें तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए लोगों को लगता है कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, इस पर जेईई एडवांस लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछ चुका है। गायरोमैग्नेटिक रेशियो, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू Q/2m। ये फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग एग्जाम देकर के आए उनको तो पता ही होगा, है ना। इस तरह का ये फॉर्मूला है 2 मास m, इससे मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकल जाती है। अब यही बात है कि प्रेशर इतना हाई हो रहा है कि ये बात हमें हिट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो भाई, ये एससीवी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 16 साउंड वेव का सॉल्व्ड एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 10। आप आराम से चेक करिएगा भाई, है ना, मैं पूरी रिसर्च करके आया हूं, है ना। मैं एक एक क्वेश्चन को मैच करके आया हूं। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों की क्लास नोट्स में भी होंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वही सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं करते कि यहां पर आपसे कि जेईई एडवांस पूछेगा, लेकिन ये आप ऑप्शंस एलिमिनेशन से इसके आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच सकते थे। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। अब भाई ये जो क्वेश्चन है, ये देखो, आई रोडो का 3.292 इजी क्वेश्चन है। देखो आप डायग्राम भी आपको सेम दिख रहा होगा। और पता है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, अगर तुम यहां पर फ्लक्स लिखोगे और उसको डिफरेंशिएट करोगे ना, वो टाइम से इंडिपेंडेंट आ जाता है, मतलब वो कांस्टेंट आ रहा होता है। तो यहां पर ये जो फिफ्थ वाला ऑप्शन है ना, वो तो किसी भी ऑप्शन में मैच ही नहीं होगा। तो यहां पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे ना, इसमें से वो सारे ऑप्शन हमें रिजेक्ट करने थे जिसमें फिफ्थ ऑप्शन दिया हो। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जेईई वालों ने जब फ्रेम किया तो यहां पे 3 ऑप्शन में फिफ्थ वाला ऑप्शन दिया हुआ है। इकलौता एक ही ऐसा ऑप्शन था जो आई थिंक ये वाला था, थर्ड ऑप्शन, जो आपका मैच हो रहा है। मतलब मैं यहां पर सारे मैच द कॉलम को इजी कैटेगरी में रखूंगा। मतलब ये मैच द कॉलम आपका सिलेक्शन कराएंगे। ये मैच द कॉलम जो है ना, ये वो मैच द कॉलम है जहां से आपका कट ऑफ बहुत आसानी से निकलता है। इवन मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उस समय भी मैंने कहा था कि जो मैच द कॉलम्स हो या यूनिट एंड डायमेंशंस के क्वेश्चंस हो, इन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया होगा, पक्का किया होगा, आपके नोट्स में होगा भाई ये क्वेश्चन तो, है ना। आप कहीं भी किसी से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हुए हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। भाई इसके बारे में तो क्या ही कहूं, है ना। ये तो मतलब उम्मीद ही नहीं थी कि जेईई एडवांस में इतना इजी क्वेश्चन आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत बेसिक सा सवाल है और ऐसे सवाल भरे पड़े हैं तुम्हारे नोट्स में, ठीक है।
चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो हिंदुस्तान में, ऐसे सवाल तो हर कोई टीचर करा रहा है आप लोगों को। ठीक है, चलिए मूव ऑन। अब आते हैं पेपर नंबर 2 पर। किस पर आते हैं दोस्तों? पेपर नंबर 2 पर। पेपर नंबर 2 में ये जो सवाल है, इस तरह का सवाल आप लोगों के क्लास नोट्स में गारंटी से होगा। इवन इससे मिलता जुलता जो सवाल है ना, वो आपको एससीवी में भी दिया हुआ है। ठीक है, एससीवी में यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसी से मिलता है। मैं ये नहीं कहूंगा एज इट इज सेम क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जो कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम है, और आपके क्लास नोट्स में तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। इस तरह के क्वेश्चन ये है एससीवी में क्वेश्चन नंबर 38 चैप्टर नंबर 46 न्यूक्लियस, है ना। कांस्टेंट रेट से यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। इवन अभी मैंने कट्टर एडवांस सीरीज ली थी, वहां पर भी इसी कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चन कराया था। बस ये है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, पैकेजिंग अच्छी कर दी है। क्या? रेडियो एक्टिविटी के कॉन्सेप्ट में थर्मोडायनेमिक्स को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व कर दिया है। ठीक है, मतलब कैलोरीमेट्री को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी में चला गया, अदरवाइज इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस आपको डिफरेंशिएशन चेक कर रहे थे कि आपको मैक्सिमम मिनिमा आता है या नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन, मैं ऐसा क्वेश्चन आपको आई रोडो में मिल जाएगा। ठीक है, मैं फाइंड आउट कर रहा था तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, ये मॉडर्न फिजिक्स का है, लेकिन आई रोडो में जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो जिस कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है दैट इज ग्रेविटेशन। कॉन्सेप्ट सेम ही है कि एक पार्टिकल, मतलब वो सैटेलाइट है, सर्कुलर मोशन कर रही है, उसको रेडियली बाहर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसका टाइम पीरियड पूछा गया है। तो ऑलमोस्ट सेम एनालॉजी पर है, सेम कॉन्सेप्ट पे आई रोडो में आपको इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा। और आई से कि ये मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये भी मॉडरेट कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन मुझे बहुत प्यारा लगा। पहली बार में दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मुझे भी लगा भाई साहब क्या ही पूछ लिया है ना। मतलब 2 मिनट के लिए तो मैं क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अदरवाइज ये क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन वही गेम है, रिप्रेजेंटेशन का सजावट, लैंग्वेज इतनी शानदार है कि क्वेश्चन को क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, हेलिकल मोशन। भाई कितना पढ़ा है तुमने हेलिकल मोशन? भरे पड़े होंगे क्वेश्चन क्लास नोट्स में, है ना। एससीबी में भी आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये देखो एससीबी में चैप्टर नंबर 34 में इस पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। मतलब मैं ये कहूंगा कि 1-2 क्वेश्चंस को मिक्सअप करके अच्छा सवाल बन रहा है। अब ये सवाल अच्छा इसलिए हो गया क्योंकि इसका जो सी पार्ट है ना, उसमें आधी जनता कंफ्यूज हो गई होगी, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग कि जो प्रोजेक्टेड सर्कल है उसका रेडियस, दे आर आस्किंग द रेडियस ऑफ अ ट्रेजेक्टरी। एक क्लास के दौरान बहुत बार बताया जाता है 2 तरह के रेडियस हैं, एक है जो प्रोजेक्शन आपने लिया है उसका रेडियस, और एक है उस ट्रेजेक्टरी का रेडियस। तो कई सारे लोग यहाँ पे वो सर्कल वाला रेडियस निकाला है और इस चक्कर में इस क्वेश्चन में उनका -1 हो गया। भाई ये क्वेश्चन मुझे टफ लगा। ठीक है, क्योंकि इसकी मैथमेटिक्स यार काफी लंबी थी। मुझे तो टाइम लगा, आपके बारे में नहीं पता। मैंने जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो मेरे 5 से 10 मिनट बहुत प्यार से चले गए। ठीक है, क्योंकि इसके हर ऑप्शन के लिए भाई साहब मुझे बार बार इक्वेशंस लिखनी पड़ी और उनको सिंप्लीफाई करना पड़ा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको क्लास नोट्स में दिख जाएगा। भाई डाइपोल के क्वेश्चन आपने बहुत सॉल्व किए हुए कि थीटा एंगल, एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, टॉर्क बराबर P क्रॉस E, उसी कॉन्सेप्ट पे सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने मॉडरेट कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हर ऑप्शन को आपको केयरफुली थोड़ा सा चेक करना होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा बेहतरीन सवाल, पता है क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन लेंदी, अदरवाइज तो ऐसे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में पढ़े। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन दिखाया था, एससीबी में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपके मॉड्यूल में कोचिंग, आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, आपके मॉड्यूल में भी ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, है ना। तो ये एक मॉडरेट कैटेगरी का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि वही कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है इसकी। ठीक, हाँ ये क्वेश्चन तो इजी है भाई, इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही होगा, है ना। एरर का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, 0 एरर पे। कुछ लोग क्या 0 एरर शायद भूल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज क्वेश्चन को अगर समझ लिया तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये भी एरर का बहुत, ये वो क्वेश्चंस हैं जो तुम्हारा सिलेक्शन कराएंगे। इसके लिए मैं क्या ही रिसोर्स बताऊं, है ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आपके नोट्स में है पक्का, गारंटी से। ठीक, ये ब्रूस्टर एंगल का क्वेश्चन, ठीक है, क्लियरली सभी को पता है भाई, क्लास में रटवाया जाता है। ठीक है, हर जगह क्वेश्चन है, बस सजावट है भाई साहब, मल्टीपल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस वगैरह रख दी हैं तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी कैटेगरी में। ऐसे क्वेश्चंस आप जहां देखो, आपको एससीवी देख लो, क्लास नोट्स देख लो, आप नाम बताओ मुझे, है ना, आप इरोडो चेक कर लो, तुम तो बस देखते जाओ, हर जगह आपको मिल जाएंगे आपको, है ना। अभी मैंने जो सीरीज ली थी यूट्यूब पे, उसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए हुए हैं भाई। सब कितने क्वेश्चन करते हैं, स्विच ओपन था तो करंट ये, स्विच क्लोज कर दिया तो करंट ये, तो ये वैल्यू बताओ, वो वैल्यू बताओ। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, है ना।
ये तो भाई आपका फेवरेट चैप्टर है ना। ये क्वेश्चन तो मैं कहूंगा कि आपसे होना चाहिए था, क्योंकि इस चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन में तो आपने रिसर्च करी है ना भाई, बहुत तगड़ी वाली। क्योंकि जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तब आपने जेई की तैयारी शुरू करी थी, और उस समय ऐसा कोई कोचिंग नहीं था जिसका मटेरियल तुमने नहीं लगाया, ऐसी कोई किताब नहीं थी। इसमें तो पीएचडी कर ली होगी मुझे लग रहा है ना। फिर भी गलत कराया क्या ये क्वेश्चन? N1 U1 बराबर N2 U2, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि N1 की वैल्यू 1 रखनी थी या N2 की वैल्यू 1 रखनी थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 SI यूनिट, ये लिखा ना 1 SI यूनिट, तो इसका मतलब है जो SI यूनिट लिख रहे हो ना उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हें 1 लेनी चाहिए थी। तो कई बार ये कंफ्यूजन मुझे याद है जब आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हैं तब वहां भी रहते हैं कि सर 1 किसको लूं, N1 को या N2 को। तो वो उन्होंने लिखा है, लेकिन फिर भी भाई अब एग्जाम है तो एग्जाम में देखो प्रेशर इतना हाई है, हो सकता है कि तुमने यहाँ रायता फैला दिया हो। अब भाई ये क्वेश्चन तो भाई मैं तो मॉडरेट कैटेगरी में रखता हूं, मुझे नहीं पता कि आपको इजी लगा हो। तो मॉडरेट कैटेगरी क्यों है? क्योंकि पहली बात तो यहां पे जो वेलोसिटी है ना, ये वाली वेलोसिटी, भाई ये वाली वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स √2gh तो नहीं लिख सकते। कुछ लोगों ने √2gh लेकर के सॉल्व किया और आंसर गलत आ गया, क्योंकि वहां पे जब √2gh लिखते थे तो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होता था, लेकिन यहां पे जब पानी एग्जिट कर रहा है तो यहां का प्रेशर P0 नहीं था। तो आपको यहां पे बर्नौली लगानी चाहिए थी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तब आपको समझ में आता। तो कुछ लोगों ने √2gh से सॉल्व कर दिया, तो भाई साहब इसलिए पहला ऑप्शन गलत। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो भाई साहब, अगर तुमसे पहला नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन आपस में लिंक थे एक दूसरे से। अब कई सारे लोगों ने पहले का आंसर ही गलत निकाल दिया, तो पहला गलत हो गया तो दूसरा तो भूल जाओ। वैसे दूसरा काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन देखे हैं, डायग्राम तुमने देखे होंगे, बहुत सारे डायग्राम्स देखे हुए हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो, कि ये इसके साथ सीरीज में, ये इसके साथ सीरीज में, ये आपस में पैरेलल में। इसमें तो पीएचडी करी है तुमने। तुमने तो वो वाले क्वेश्चन भी किए हुए ना जिसमें ऐसे एंगल पे थीटा इंक्लाइन कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक को, तो ये तो उतना टफ नहीं था। लेकिन वही है ना कि देखो दूसरा क्वेश्चन जो है पहले वाले से लिंक है। अब पहले वाले लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैं कहूंगा वन ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि लोग डायरेक्ट फॉर्मूलाबाजी करना पसंद करते हैं। जेईई मेंस की तैयारी करते करते क्या होता है, ऐसा एटीट्यूड बन जाता है सीधे फॉर्मूला लगा दो। ये भाई ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में सेंट्रिक कोलिजन में रॉड वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख करके सबको पता चल गया होगा कि क्या करना है। हिंज के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना, यही क्वेश्चन था डायरेक्टली फ्रॉम योर क्लास नोट्स। लेकिन भाई साहब फिर भी इस क्वेश्चन को करने में झाग आया था। क्यों, मैं बता देता हूं आपको। भाई साहब डेटा ऐसा सेट किया है ना इन्होंने, इतनी गंदी कैलकुलेशन है। जब मैंने आंसर निकाला था ना तो भाई साहब मैंने 2 बार चेक किया, क्योंकि आंसर इतना गंदा आ रहा है, 0.0 पॉइंट समथिंग 763 ओमेगा की वैल्यू ऐसी आ रही है। तो भाई मुझे खुद पे डाउट हो गया कि यार जेई ने ऐसा क्वेश्चन तो नहीं देगा कि यार इतना गंदा आंसर दे, लेकिन फाइनली आंसर वही था। तो अब आप तो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और वहां पे ऐसे आंसर आते हैं तो कॉन्फिडेंस तो मतलब जाती है। तो यार ये वो क्वेश्चन है जो आपकी कैलकुलेशन स्किल्स को चेक करता है, ठीक है। मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, पहला हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा, बट इट इज वन ऑफ द कैलकुलेटिव क्वेश्चन, है ना। कैलकुलेशन लगती है, डेटा बहुत अच्छा नहीं है तो आपको स्क्वायर रूट वगैरह भी करना पड़ता है। आई तो ये था भाई ओवरऑल एनालिसिस जो मैंने आपको दिखाया, है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपने देखे कि आपके एससीवी और आई रोडो के थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे आपके क्लास नोट्स के, ठीक है। आप किसी भी एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, तो आपके क्लास नोट्स में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और देखो जेई में जो सिलेक्शन होता है ना, वो हमेशा मैं बोलता हूं वो उस स्टूडेंट को का होता है जिसको ये पता होता है कि किस क्वेश्चन को मुझे लेफ्ट करना है। मतलब जो क्वेश्चंस का रिजेक्शन बहुत सही तरीके से करता है ना, उसका सिलेक्शन होता है। तो दीज आर द रिसोर्सेज, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो भैया कैलकुलेशंस पे वर्क करिए, जो तरीके से टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट पे मेहनत करते रहिए, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट। और कोई भी ऐसा एक सिंगल रिसोर्स नहीं है जिसे लगा करके आप एडवांस ऐसे एग्जाम में टॉप रैंक तक पहुंच सकते हैं। रगड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स जो आ रही है उसको समझना होगा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को क्रैक करना सीखना होगा, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को और ज्यादा सॉल्व करना होगा, तभी आप ख्वाब देख सकते हैं कि एडवांस ऐसे एग्जाम में टॉप रैंक तक का पहुंचने का। ओके, जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ इसी एनर्जी से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।